जैव प्रक्रम जीवों में निरंतर होने वाली प्रक्रिया जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। उदाहरण पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, प्रजनन। जैव प्रक्रम प्रक्रिया केवल सजीवों में ही संपन्न होती है। सजीवों के लक्षण। सजीवों के निम्नलिखित लक्षण होते हैं: वृद्धि, गति, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, प्रजनन। पोषण वह विधि जिसमें जीव पोषण करके पोषक तत्व प्राप्त करता है जिससे टूटे फूटे अंग, कटे फटे अंग, जैविक क्रियाकलाप तथा अन्य कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है, पोषण कहलाता है। जैसे पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये एनर्जी का सप्लाई करते हैं। प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड साल्ट, बोन, ब्लड, स्किन, मसल्स आदि के निर्माण में मदद करते हैं। पोषण की विधि। पोषण की दो विधियां होती है, स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषण कहलाता है। और ऐसे पोषण करने वाले जीवों को स्वपोषी कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे। विषम पोषी या परपोषी पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित होता है, विषम पोषण या परपोषण कहलाता है। और ऐसे पोषण करने वाले जीवों को परपोषी या विषम पोषी कहते हैं, जैसे कवक, अमीबा, मानव, घोड़ा आदि। परपोषण के प्रकार। परपोषण 3 प्रकार की होती है। पहला, मृतजीवी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जंतु और पौधों से अवशेष, सड़े गले खाद्य एवं कार्बनिक पदार्थ तथा मल मूत्र इत्यादि से अपना भोजन प्राप्त करता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। और ऐसे पोषण करने वाले जीवों को मृतजीवी कहते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, मशरूम इत्यादि। दूसरा, परजीवी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव किसी दूसरे जीवों के शरीर में स्थायी या अस्थायी रूप से जुड़कर भोजन प्राप्त करता है, परजीवी पोषण कहलाता है। और ऐसे पोषण करने वाले जीवों को परजीवी कहते हैं। परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी, मच्छर, जोक, जू, खटमल इत्यादि। दूसरा, अंतःपरजीवी, गोल कृमि, फीता कृमि, टेप वॉर्म, हुक वॉर्म, स्केरिस इत्यादि। तीसरा, प्राणी संपोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन का अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा निष्कासन की क्रिया पूरी करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। और ऐसे पोषण करने वाले जीवों को प्राणी संभोजी कहते हैं। प्राणी संभोजी 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी गाय, बकरी, हिरण इत्यादि। मांसाहारी शेर, बाघ, चीता इत्यादि। सर्वाहारी मनुष्य, कुत्ता, भालू इत्यादि। प्रकाश संश्लेषण वह विधि जिसमें पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल एवं खनिज लवण लेकर सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन पत्तियों में स्वयं संश्लेषित करता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इस प्रक्रिया के पश्चात ग्लूकोज मुख्य उत्पाद के रूप में तथा जल एवं ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निर्माण होता है। 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6CO2। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मैग्नीशियम आयन मुख्य भूमिका निभाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री CO2, पौधा इसे वायुमंडल से प्राप्त करता है। H2O प्लस खनिज लवण, पौधा इसे मिट्टी से जड़ द्वारा प्राप्त करता है। सनलाइट,
या सूर्य का प्रकाश। पौधा इसे सूर्य से प्राप्त करता है। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, लवक से ये क्लोरोफिल ही है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से लेकर अंत तक पौधों के पत्तियों में ही संपन्न होती है। इसलिए पत्तियों को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। पत्तियों के बाह्य त्वचा में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र जिसे स्टोमाटा कहते हैं, यह स्टोमाटा दो द्वार कोशिकाओं या रक्षी कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये द्वार कोशिका किडनी या बीन शेप में होती है। स्टोमाटा दो प्रकार के होते हैं, खुला हुआ रंध्र और बंद हुआ रंध्र। स्टोमाटा के कार्य: गैसों का आदान प्रदान करना, विसरण और परासरण की क्रिया में सहायता करना, वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायता करना, तापमान नियंत्रण करना। पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक जटिल अभिक्रिया है जो दो चरणों में संपन्न होती है। पहला, प्रकाशीय अभिक्रिया। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। दूसरा, अप्रकाशीय अभिक्रिया, इसे रासायनिक संश्लेषण भी कहते हैं। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। दोनों ही अभिक्रियाओं में समान उत्पाद का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक दो होते हैं। पहला, बाह्य कारक, तापमान, कीट, धूलकण, जलवायु परिवर्तन, आंधी तूफान, नमी, अम्लीय वर्षा इत्यादि। दूसरा, अंतः कारक, जल एवं खनिज लवण की मात्रा, क्लोरोफिल की मात्रा इत्यादि। कुछ कीटभक्षी पौधे कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, जबकि ये पौधे भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये पौधे परजीवी होते हैं तथा कीटभक्षी कहलाते हैं, जैसे पिचर प्लांट्स, कस्क्यूटा, वेनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडेनवॉर्ट, बिटलवार्ट, कोबरा लिली, डोडर प्लांट इत्यादि। जंतुओं में पोषण या पाचन। जीव चाहे एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, दोनों ही जीवों में पोषण की क्रिया एक समान होती है। जैसे अंतर्ग्रहण, भोजन को अपने मुख से अंदर डाल देना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। पाचन, भोजन को एंजाइम द्वारा पचाना ही पाचन कहलाता है। अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन, जो भोजन नहीं पचता है उसे बाहर निकालना निष्कासन कहलाता है। एक कोशिकीय जीवों में पोषण। अमीबा, यह एक कोशिकीय जीव तथा जल में रहने वाला जलीय जीव है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए कोई निश्चित स्थान तथा निष्कासन के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता। ये किसी भी स्थान से भोजन का ग्रहण तथा निष्कासन कर सकता है। यह कूटपाद की सहायता से गति तथा भोजन प्राप्त करता है एवं एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा भोजन का ग्रहण करता है। अमीबा का भोजन शैवाल के टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ इत्यादि होता है। जब यह भोजन के नज़दीक होता है तब यह अपने कूटपाद को बढ़ाकर भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, जो खाद्य रिक्तिका के रूप में बदल जाती है। इसे लाइसोसोम के एंजाइम द्वारा पाचित करके अवशोषित, स्वांगीकरण तथा अपचे भोजन को निष्कासित कर देती है। दूसरा, पैरामीशियम, यह एक कोशिकीय तथा जल में रहने वाला जलीय जीव है। यह अपने सीलिया के द्वारा सीलियरी गति करता है। इसका आकार निश्चित होता है। यह अपने कोशिका मुख से भोजन का अंतर्ग्रहण तथा बंद छिद्र से निष्कासन क्रिया करता है।
पैरामीशियम का भोजन शैवाल के टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव तथा तथा अकार्बनिक पदार्थ इत्यादि है। पैरामीशियम सीलिया के द्वारा गति करते हुए भोजन के नजदीक जाता है और कोशिका मुख की सहायता से भोजन का अंतर्ग्रहण करके खाद्य रिक्तिका का निर्माण करते हैं। तत्पश्चात लाइसोसोम के एंजाइम द्वारा पाचन भोजन अवशोषण करता है, स्वांगीकरण की क्रिया करती है और जो भोजन पाचित नहीं होता उस अपचे भोजन को मल छिद्र द्वारा निष्कासित कर देती है। मनुष्य में पाचन या पोषण। मनुष्य एक उच्च वर्गीय जीव है जिसमें पाचन की क्रिया आहार नाल में होती है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, जो मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक खत्म होती है। मनुष्य के आहार नाल में या पाचन तंत्र में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। पहला, मुख गुहा। इसमें दांत, जीभ, लार पाया जाता है। दांत। मनुष्य का दांत ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा में बटा होता है। यह डेंटाइन नामक हड्डी से बना होता है जिसके ऊपर इनेमल की परत चढ़ी होती है। जीभ। यह एक मांसल संरचना है जिसके ऊपर छोटे छोटे स्वाद कलियां पाई जाती है जो स्वाद का पता लगाती है, जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा इत्यादि। नहीं होता है, यही 4 गो होता है: मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा और कड़वा। लार। लार या लाला रस लाला ग्रंथि से स्रावित होती है। यह ग्रंथि हमारे मुख में 3 जोड़ी होती है: पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। लाला रस में टाइलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को तोड़कर माल्टोज में बनाता है। लाला रस भोजन को चिकना, कोमल और मुलायम बनाता है जिससे भोजन आसानी से भोजन नली में चला जाता है। लार मिश्रित भोजन को बोलस कहते हैं। ग्रसनी। मुख गुहा में बोलस ग्रसनी में पहुंचता है और फिर ग्रसनी से भोजन नली के द्वारा आमाशय में जाता है। ग्रसनी में इपिग्लोटिस नामक अंग होती है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। एपिग्लोटिस द्वारा ग्रसनी 2 भाग में बंट जाता है। आमाशय। आमाशय का आकार एक बैग की तरह का होता है जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करते हैं। यह भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रखती है। आमाशय का 3 भाग होता है: कार्डियक, फिंडक तथा फाइलोरिक। कार्डियक। कार्डियक से एचसीएल निकलता है जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और कीटाणुओं को मार देता है। यह भोजन को अम्लीय बना देता है और एंजाइम को क्रियाशक्ति को बढ़ा देता है। फंडिक। यह आमाशय के बीच का भाग होता है जिसमें कांटानुमा रचना पाई जाती है जिसे रूजी कहते हैं। यह भोजन को रोककर रखने का कार्य करता है। जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभन होने लगती है। पाइलोरिक। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है जिसे जठर रस निकलता है। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन दूध को दही में बदल देता है अर्थात दूध को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। क्षुद्रांत या छोटी आंत। आमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। क्षुद्रांत आहार नली का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संहत स्थान में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का
सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। एक वयस्क मनुष्य के क्षुद्रांत की लंबाई लगभग 6 मीटर या 20 फीट होता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होती है। छोटी आंत के 3 भाग हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडिनियम यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन होता है। इस कार्य के लिए क्षुद्रांत यकृत तथा अग्न्याशय से रस प्राप्त करती है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5 किलो होता है। इसमें पीत का निर्माण होता है। पित्ताशय इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पीत आकर जमा होता है। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है, अतः ड्यूडिनम में जाने से पहले पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है। क्योंकि पित्त क्षारीय होता है, पित्त का पीएच मान 7.8 से 8.5 तक होता है। यह पित्त भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ देता है, जिस क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। अग्न्याशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन 3 प्रकार को सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि यह भोजन के सभी अवयव को पचा सकते हैं। ट्रिप्सिन यह प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। एमाइलेज यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। लाइपेज यह पित्त द्वारा पायसीकृत वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल में बदल देता है। इसका एक ट्रिक भी है। अग्न्याशय में एंजाइम पूर्ण पाचक रस LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। जेजुनम दूसरा नंबर। ड्यूडिनम और इलियम के बीच का भाग जेजुनम कहते हैं। यह भोजन आने के लिए जगह देता है। तीसरा इलियम। इलियम यह छोटी आंत का औतम भाग है। यह भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। यहाँ से कई प्रकार के आंत रस निकलता है, जो भोजन का पूर्णतः पचा देता है। इलियम के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेता है। यह सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है, जो पचे हुए भोजन को अवशोषित कर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। नोट: भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है, जिससे पाचन नहीं हो पाता। भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त आमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, जिस कारण नींद आने लगता है। बड़ी आंत या बृहदांत्र। बिना पचे भोजन क्षुद्रांत से बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, जहाँ जल का अवशोषण होता है। चूंकि बृहदांत्र में जल का अवशोषण होता है, यही कारण है कि समय पर शौच नहीं जाने पर मल सूख जाता है तथा कब्जियत की शिकायत उत्पन्न होती है।